हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी प्रजापति और आज हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। एक्चुअली ये एक सीरीज़ है जो कि मैं लेके आई हूँ ताकि हम पूरा जीएस का पोर्शन कवर कर सकें फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जो भी उसमें आता है यहाँ पे आपको सब मिलेगा। और इसमें इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ अभी ला रही हूँ मैं, जिसमें मैं आज की वीडियो में पहला पार्ट लेके आई हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं कोशिश करूँगी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी सीरीज़ लेके आऊँ ताकि आगे हम इसी तरह से चलते रहें, अपना कवर अप कर लें, अपना कॉम्पिटिटिव के लिए जो भी पोर्शन आता है हमारा जीएस का वो सब। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे कौन कौन से एक्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हमें ले जाते हैं। जैसे कि पहले हम बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किस टाइप की गवर्नमेंट है, वो सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? अब सॉवरन का मतलब क्या होता है? सॉवरन का मतलब होता है कि अब हमारा देश जो है किसी और देश के कब्ज़े में नहीं है, किसी और देश के पोजीशन में नहीं है। पोजीशन मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि पोजीशन मतलब होता है कि अब हमारा देश और किसी देश का गुलाम नहीं है। ठीक, तो वो होता है सॉवरन। नेक्स्ट चीज़ है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ये एक्चुअली में 42nd अमेंडमेंट के अंदर इंक्लूड हुआ था और ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1976 में। ठीक है, 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था और उसमें ये सोशलिस्ट वर्ड और सेक्युलर वर्ड आए थे, ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में। देन सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट वर्ड का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है, कोई भी ऐसी कास्ट रिलीजन, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि कास्ट रिलीजन और क्रीड वगैरह के बेसिस पे जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता हो। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है यहाँ पे। ठीक है, इनकम, वेल्थ, रिसोर्सेस के आधार पे सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, इसका मतलब है ये सोशलिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब होता है? हम आए दिन ये वर्ड सुनते रहते हैं सेक्युलर। ये भी एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट में आया था, ये वर्ड इंक्लूड किया गया था 1976 के 42nd अमेंडमेंट में। एंड ये क्या कहता है कि सारे जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, जो भी सारे लोग हैं उनका सेम स्टेटस है और उनको सेम रिस्पेक्ट दी जाती है। इसका मतलब होता है सेक्युलर। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक टाइप की है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। इसका क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेसी से क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी से मतलब होता है कि हमारे जो देश में सरकार है वो इलेक्टेड है लोगों द्वारा, मतलब लोग वोट देते हैं तब जाके वो सरकार बनती है। तो ऐसा सिस्टम जो होता है उसे बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, रिपब्लिक आपको पता है दो चीज़ें होती है, रिपब्लिक और मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा होता है, उसके पास सारे राइट्स होते हैं डिसीजन लेने के। तो वो राजा जो होता है सारे डिसीजन लेता है, उसमें जो राजा का बेटा होगा, ऐसी सक्सेशन चलता है। ठीक है, इलेक्ट नहीं होती गवर्नमेंट। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिपब्लिक में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास राइट है कि हम हर 5 साल बाद अपनी गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। ठीक है, ये होता है रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट आपको पता है कि टू हाउसेस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो दो हाउसेस होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा गवर्नमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी चीज़ हमने देख ली कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारा। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ 8 हैं। ठीक है, अब 27 ना करके आ जाना, 29 ना करके आ जाना स्टेट्स को। 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ कितनी हैं? 8 हैं। दो यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं हमारी वो एक बना दी गई हैं, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। इसको नवंबर 26
नवंबर 26 2019 को एक कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं अलग अलग, जो कि जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था उसको बाइफरकेट करके दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ बना दी हैं। और ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इतनी चीज़, ये बेसिक पॉइंट्स हैं कुछ जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये आपको पता भी हो शायद। नेक्स्ट चीज़ आती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए अब हम। अब कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? अडॉप्ट किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और ये फोर्स में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। इसको हम रिपब्लिक डे मानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होती है। उनको एडवाइस जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी कैबिनेट, उनकी जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर को सजेशंस देते हैं और जो फर्दर प्रेसिडेंट को सजेशन दे के, और प्रेसिडेंट के पास राइट होता है सारे जो भी डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल तो रहे हैं पर उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक आधार है जिसके ऊपर हमारा पूरा देश बेस्ड है। ठीक है, पूरे देश में जितना भी सिस्टम है, पूरा देश हमारा किसकी वजह से चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक फाउंडेशनल लॉ। फाउंडेशन क्या होती है? नींव, है ना। जैसे घर बनाते हैं तो पहले नींव रखी जाती है, वैसे ही फाउंडेशन जो है हमारा जो देश है वो किस फाउंडेशन पे है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है। हमारा देश नहीं चलेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। तो फाउंडेशनल लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का, जिसके अंदर क्या आ जाता है? सारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे, ऑन विच द गवर्नमेंट और द गवर्नेंस ऑफ दैट कंट्री इज़ बेस्ड। तो जिस कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है और गवर्नेंस जो भी, मतलब जिस तरीके से भी काम कर रही है वो कंट्री, या फिर जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे जिस एक किताब के अंदर होते हैं, उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा देश किस तरीके से काम करेगा वो तरीका बताने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फाउंडेशनल लॉ है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या है इसका, है ना। तो इट लेज डाउन फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमारी गवर्नमेंट में जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स मीन्स डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा ही नहीं है कि एक नेता हो गया और वो सारे डिसीजन ले रहा है तो वो गवर्नमेंट है, नहीं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे फॉर्म्स में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो वो डिपार्टमेंट्स को कौन रेगुलेट करेगा, कौन उनकी फंक्शनिंग देखेगा? ठीक है, वो सारा फ्रेमवर्क जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। और ये क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि मोडालिटीज़ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में बातचीत करने का क्या ज़रिया होगा, कैसे बातचीत होगी, किस फॉर्म में हमारा इंटरेक्शन होगा हमारी गवर्नमेंट के साथ, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, वो सारा जो फ्रेमवर्क है वो कहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब है। व्हेन अडॉप्टेड, जब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास 1857, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं है ना कि एक रात में सबने प्रिपेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो उससे पहले बहुत सारे और एक्ट्स पास हुए थे।
अंग्रेज़ों की सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारे एक्ट पास किए, धीरे धीरे बहुत सारे एक्ट्स पास होते गए और वो जो हैं एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। बहुत सारे और देशों का भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल में हम 1857 से पहले कौन कौन से एक्ट्स आए उनके बारे में देखते हैं। तो पहला एक्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, तीसरा एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चौथा एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, पांचवा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, छठा है 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये चार तो हमारे चार्टर एक्ट हो गए, ठीक है। चार चार्टर एक्ट है हमारे, ये बात याद रखना। और हर चार्टर एक्ट जो है कब आया, हर चार्टर एक्ट देखो 1793, 1813, 20-20 साल के अंतराल में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 20 साल, यहाँ से यहाँ तक 20 साल, यहाँ से यहाँ तक 20 साल। तो ये जो है चार्टर एक्ट जो है 20-20 साल के अंतराल में आए। और पहला एक्ट जो था हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये दो अलग एक्ट हैं, इनको देखना। और जो बाद में आए वो चार्टर एक्ट थे हमारे चार, ठीक है। तो ये सब हमें देखना है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव ऑन करते हैं ताकि मैं आपको पहला रेगुलेटिंग एक्ट बता पाऊँ। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये कौन हेड था इस टाइम पे जब जिस कमिटी ने ये रिकमेंड किया था ये वाला एक्ट आना चाहिए, तो वो कमिटी के हेड कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। ये उस टाइम पे कमिटी के हेड थे जिस कमिटी ने इस रेगुलेटिंग एक्ट को सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था। यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब जो भी पूरा गवर्नमेंट थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो उसको रेगुलेट कर रही थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गई, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में कंट्रोल में आ गई वो, ठीक। दूसरी चीज़ क्या थी? एक मिनट, हाँ। दूसरी चीज़ क्या थी कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उनको गवर्नर बना दिया गया 3 प्रेसिडेंसीज़ का, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे पहले, अब 3 प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर होने लग गए, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तीनों पता है आपको, 3 प्रेसिडेंसीज़ थी हमारी, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, तो तीनों का गवर्नर बना दिया। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इनका नाम याद रखना कि पहले गवर्नर जनरल जो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब यहाँ पे क्या था कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होना है, कहाँ पे होना है? कैलकाटा में होना है, ठीक है। वो इस एक्ट के अंदर हुआ था। नेक्स्ट चीज़ है कि गवर्नर जनरल जो हैं उनके पास राइट था कि वो रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंसेस जो भी पास करना है उनको कर सकते हैं, पर विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी होनी चाहिए उसमें। तो वो उनके पास राइट था कि वो अपने कोई भी ऑर्डिनेंस या रूल्स और रेगुलेशंस पास कर सकते हैं, बस राइट किसका कंसेंट होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया। पिट्स एक्ट हमारा आ गया यहाँ पे, पिट्स एक्ट, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट पिट्स एक्ट है। अब पिट्स एक्ट में क्या होगा, देखिए पिट्स एक्ट है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाइलाइटर ले लेते हैं यहाँ से। अब इसमें क्या हुआ, एक 6 मेंबर का बोर्ड का गठन हुआ, 6 मेंबर का बोर्ड बनाया गया जो कि देखेगा पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी सारी, किस चीज़ की? हमारे देश को मैनेज करने की, ठीक है। इट वॉज इनैक्टेड टू रेगुलेट एंड मैनेज कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे देश में जो सबसे बढ़िया चीज़ थी वो क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी मोनोपोली चल रही थी यहाँ पे कि वो ट्रेड कर सकती थी यहाँ पे, ठीक है। और कोई कंपनी को वो ना तो आने देते थे ना ट्रेड करने देते थे, कोई काम नहीं कर सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी यहाँ पे।
तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम उनको कुछ ना कुछ चाहिए था। तो क्यों, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आ गया था ये सब कुछ, तो 6 मेंबर की कमेटी बनाई उन्होंने, 6 मेंबर का बोर्ड बनाया जो कि सारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा इस एरिया की। और ये इनैक्ट हुआ ताकि रेगुलेट किया जा सके और मैनेज किया जा सके क्या चीज़, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि उन्हें उस टाइम पे लगता था कि सही से नहीं हो रहा है, कंपनी सही से एडमिनिस्टर नहीं की जा रही है, तो उसको बेटर वे में एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने ये 6 मेंबर कमेटी बनाई। ठीक है। दूसरी चीज़ की ट्रेड और कॉमर्स जो है कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की जो भी ट्रेड से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। गवर्नर जनरल जो था उसको पावर दे दी गई इस एक्ट के अंदर कि आप जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट होती हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, उनको डिसमिस कर सकते हैं। तो उनको पावर चली गई कि वो डिसमिस कर सकते हैं प्रोविंसेस के गवर्नर्स को। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब आता है पहला चार्टर एक्ट जो कि आया था 1793 में। याद रखना 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था। इसमें 2 चीज़ें थी कि जो पिछले पिट्स एक्ट में जो 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई, उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको सैलरीज जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से, ये इस एक्ट में था। दूसरी चीज़ की कोर्ट्स जो हैं उनको पावर दी गई कि वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकें, समझ सकें अपने हिसाब से। ठीक है। तो उनको कोर्ट्स को ये पावर दे दी गई और पेमेंट की गई सैलरीज़ की कहाँ से, इंडियन रेवेन्यू से। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के। ठीक है। दूसरा एक्ट हमारे पास कौन सा आता है, दूसरा एक्ट है हमारे पास 1813 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, देखो यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज कर रही थी, यहाँ पे गद्दी जमा के बैठी हुई थी, तो उसकी ट्रेड मोनोपोली जो थी वो नियरली एंड तक आ गई। मतलब कि ऐसा नहीं था, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में उसकी पावर कम कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले था कि ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी और कंपनी को ट्रेड नहीं करने देती थी, पर उसकी मोनोपोली जो थी वहाँ पे एंड पे आ गई। इसका मतलब है कि और कोई कंपनी भी वहाँ पे आके ट्रेडिंग कर सकती है। ठीक है, बिजनेस कर सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। बाकी जो 3 काउंसिल्स थी हमारी, मद्रास, बॉम्बे और कैलकटा, उनको इनलार्ज कर दिया गया, उनकी काउंसिल को बड़ा कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो गया यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल कम हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी अलाउ किया गया कि आप लोग यहाँ पे इंडिया में आके अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक। और जो लास्ट पॉइंट है इसका कि लोकल बॉडीज़ उनको टैक्सेस लगाने के लिए अलाउ कर दिया गया। यहाँ पे ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था। नेक्स्ट एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें सिंगल बजट ऑफ द होल कंट्री वाज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नर जनरल। अब हमारा गवर्नर जनरल जो था उसके हाथ में ये पावर थी कि वो पूरे देश के लिए एक सिंगल बजट बना सके। गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी गई। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो था उसमें गवर्नर की पावर को बढ़ा दिया गया यहाँ पे, और सिंगल बजट, गवर्नर जनरल की पावर इतनी हो गई कि वो पूरे देश के लिए एक सिंगल बजट ला सकता था। गवर्नर जनरल जो है उसको और उसकी काउंसिल को डिसीजन मेकिंग पावर मिल गया। यहाँ पे अब वो डिसीजन ले सकते थे पूरे देश के लिए। बस उसमें क्या चाहिए था उनको, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो हैं उनका अप्रूवल चाहिए था कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं वो अप्रूव हों किससे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स से। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट जो थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाने लगा, और गवर्नर जनरल की काउंसिल इंडियन काउंसिल। दिस वॉज दी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट जो है लास्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो था ये कब अप्रूव हुआ था, जब लॉर्ड डेलहाउसी ने रिपोर्ट दी थी। लॉर्ड डेलहाउसी उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। उनको लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो उन्होंने
उनके रिकमेंडेशन पे ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, उन्होंने अप्रूव किया ये एक्ट। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने की, इन्होंने गवर्नर फॉर बंगाल अलग अपॉइंट हो, इसके लिए भी रिकमेंड किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल अलग होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो कि यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों। रिक्रूटमेंट अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का हो तो वह वैसे ही ना हो, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों और फिर रिक्रूटमेंट हो। ये सजेशन भी लॉर्ड डलहौजी का था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये चीज़ आई थी। कंपनीज गवर्नेंस वॉज पुट टू एन एंड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में था सब कुछ, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सारा कंट्रोल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया था, तो कंपनी की गवर्नेंस जो थी, कंपनी को एक तरह से ख़त्म कर देना चाह रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये था लास्ट एक्ट। ये जो दो लास्ट वाले एक्ट हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल सी अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। अभी तक हमने पढ़ा कि 1857 से पहले जो भी एक्ट आए, 6 एक्ट्स पढ़े हमने अभी तक। अब हम देखेंगे कि 1857 के बाद कौन से एक्ट आए थे। होप कि ये सारे एक्ट समझ में आए हों। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल बी ग्रेटफुल टू हेल्प यू। देन अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। देन दिस वाज ऑल। ओके, थैंक यू।